अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। ईमान की जो शाखें हैं ना, खैर शाखें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बचपन में एक रट्टा भी लगाया होता है आमन्तु बिल्लाहि, तो ईमान जैसे इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद, कलमा तौहीद कहना और नमाज और रोज़ा, तो इसी तरह से ना ईमान में भी अल्लाह पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के फरिश्तों पे, अल्लाह के रसूलों पे, यौम आखिरत पे, और उसमें एक चीज़ होती है तकदीर। तकदीर पे ईमान। तकदीर वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बचपन से लेके आज तक बहुत सारे सवाल भी आते होंगे लोगों के दिलों में, लेकिन इसको अपने हिसाब से कुछ आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता है कुछ करना और एक होता है उस यानी एक्शन लेना, और एक होता है उसके नतीजे में होना। जैसे मैंने पानी पिया, अभी यहाँ बैठ के पानी पिया, तो ये मेरा एक्शन था, मैं इसका मुकल्लफ हूँ, ये मेरे कंट्रोल में था। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्यास बुझेगी। और इसी तरह खाना खाऊंगा, उस खाने में मेरा एक्शन क्या है? हाथ का इस्तेमाल, खाना निवाला बनाना, मुंह में रखना, चबाना, जो भी अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है, निगलना, वो सब अंदर चले जाना। रिजल्ट क्या निकलेगा? भूख मिट जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ भूख मिटेगी, उससे ब्लड बनेगा, सारे जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो मिलेंगी, जिस्म ग्रो करेगा, जिस्म को एनर्जी मिलेगी, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करेगा। चलो पढ़ाई की बात करते हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पेपर दे दिए, ये आपने किया, अब उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा? बज़ाहिर जो किया है उसी का रिजल्ट निकलेगा। चलो पेपर पास कर लिया आपने, उसके बाद अब आप जॉब करने का एक्शन कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उससे आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सेहत बन रही है, सुकून मिल रहा है, नहीं मिल रहा, या चले खाने पीने पे वापस आता हूं, ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। तो खाना पीना, एक्शन लेना मेरे हाथ में है, लेकिन उसके नतीजे में जो रिजल्ट निकले वो मेरे हाथ में नहीं है। हम जो भी अपनी प्लानिंग करते हैं ना जिंदगी में, और उस प्लानिंग के मुताबिक एक्शन लेते हैं, हमें उन एक्शंस के ऊपर यकीन की बजाय अल्लाह की तकदीर पे यकीन होना चाहिए। एक वैसे तो मैं हदीस को और सुनाने लगा हूं, लेकिन एक और हदीस याद आ गई, उसका मफहूम ये है कि ईमान लाने के लिए एक जरूरी बात यह है कि जो हुआ है वो हो गया ही रहना था, और जो नहीं हुआ वो हो ही नहीं सकता था। ये होता है ईमान तकदीर पे। जब इंसान तकदीर पे ईमान रखता है ना, तो फिर इससे बंदगी आती है। जैसे अगर मैंने कुछ अपनी मेहनत से हासिल कर लिया, तो मेरा अगर ये यकीन होगा ना कि मेरी औकात नहीं थी भाई, ये तो अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मेरी बंदगी बढ़ती है। और अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंच रही है, तो मेरा ये यकीन कि है ये अल्लाह की तरफ से। हाँ, मेरी गलतियां हुई होंगी, आंधा सुधार लूंगा, लेकिन ये तकलीफ मुझे तक पहुंच के रहनी थी। अगेन मेरी बंदगी बढ़ रही है कि अल्लाह आपने किया है, मैं इसमें सब्र करता हूं। तो मुस्लिम 7500 सैयदना सैयद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, बेशक इसके हर मामले में उसके लिए खैर है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए, मतलब ईमान वाले के लिए। अगर उसे खुशी पहुंचे तो वो शुक्र अदा करता है, अब उसमें ये बिलीफ आ रहा है कि जी खुशी मुझे मिली है, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह आपका शुक्र है। और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, अब उसमें भी इंसान का जेस्चर क्या है? ठीक है, तकलीफ मिल गई, अल्लाह आपकी तरफ से, मैं राजी हूं। और उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, जो उसके लिए खैर है। दोबारा, मोमिन का मामला भी अजीब है, बेशक उसके हर मामले में उसके लिए खैर है, और ये सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर उसे खुशी पहुंचे तो वो शुक्र अदा करता है, जो उसके लिए खैर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, जो उसके लिए खैर है। अच्छा, कल मैंने मर्जर एक्विजिशन का कॉन्टेक्स्ट शुरू कर दिया था, और सरसरी सी बात ये छेड़ी थी कि अब वैल्यू करने वाले की नजर बदल जाएगी। पहले जिस कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे थे, वो कंपनी के ओनर्स खुद वैसे ही अपनी नजर से अपनी वैल्यू जानना चाह रहे थे, लेकिन मर्जर एक्विजिशन जब होगी तो उसमें खरीदने वाले की आंख आ जाएगी, डिस्काउंट रेट खरीदने वाले की नजर से आ जाएगा। तभी कल वाले सवाल में ISL के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 20% था वो यूज किया था। इसी तरह से एक और सवाल कराता हूं, वो भी तकरीबन इसी पैटर्न पे ही है, तो प्रैक्टिस और हो जाएगी। कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। 2015 अटेम्प्ट का सवाल है। सवाल है जी, दिसंबर 15 अटेम्प्ट का है, नेशनल एयरलाइंस के नाम से सवाल है, पढ़ ले, मैं करता हूं। ये कहां है जी मेरी बुक में? क्वेश्चन 18।
वैल्यूएशन में जो कैश फ्लोज बना रहे हैं तो रेलेवेंट वाले कैश फ्लोज का ध्यान रखना होगा। नहीं, इतना नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि पूरे बिजनेस के कैश फ्लोज ले रहे होंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज। एक बिजनेस जो रन होगा तो उसके क्या क्या कैश फ्लोज होंगे वो कैश फ्लोज ले रहे हैं, यहाँ पर वो रेलेवेंट कैश फ्लोज वाला मामला नहीं है। लेकिन हम यहाँ एक बिजनेस के फ्यूचर को समझ रहे हैं कि जब बिजनेस चलेगा तो अब वो जो बिजनेस चलेगा तो उस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट भी होंगी, तो सारा कुछ ही कैश फ्लोज मिलेंगे, कोई रेलेवेंट का मसला नहीं है। गवर्नमेंट फैसला करती है इसमें से इतने शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, तो कोई भी खरीद सकता है। हाँ जी, अच्छा कल जो सवाल किया था वो भी उसमें ना रेवेन्यू वगैरह की अच्छी कैलकुलेशन थी, ग्रोथ रेट, और तो इसलिए वो किया था। इसमें भी ना रेवेन्यू की कैलकुलेशन बहुत मजे की है। सवाल की रिक्वायरमेंट कैसे पता चल रहा है कि वैल्यूएशन का सवाल है? फ्री कैश फ्लो क्लियरली लिख दिया, और अगर फ्री कैश फ्लो का वर्ड ना भी लिखा होता कैलकुलेट द बिड प्राइस। तो सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम इसके शेयर्स, हम एक लोकल ग्रुप है और हम इसको खरीदने लगे हैं इस कंपनी को, तो बिड प्राइस के हम कितने पैसे ऑफर करें गवर्नमेंट को कि ये हमें दे दें। तो वैल्यूएशन का सवाल है और मेथड कौन सा लगेगा, सवाल की वर्डिंग से क्लियरली पता चल गया कि फ्री कैश फ्लो। अच्छा, हम किसकी वैल्यू करना चाह रहे हैं? आल्दो कि ये बहुत कंफ्यूजिंग बात नहीं है, क्लियर पता चल जाया करेगा, बल्कि 99% इक्विटी ही की वैल्यूएशन हो रही हुआ करेगी, क्योंकि हम क्या खरीदने लगे? शेयर्स। तो बिड प्राइस पूछिए तो इक्विटी ही की वैल्यू निकालने लगे। हाँ, जब मैं आपको थर्सडे को शायद थर्सडे को, वरना फ्राइडे को, मतलब इसके बाद जो अगली क्लास होगी, तब मैं आपको ना कंबाइंड वैल्यूएशन भी सिखाऊंगा। तब हम और गहराइयों में चलेंगे। कंबाइंड वैल्यू का मतलब है एक्वायरर जब टारगेट को खरीद लेगा तो उनकी कंबाइंड वर्थ। तब कुछ टिप्स बताऊंगा कि हमें इक्विटी की वैल्यू निकालनी है या पूरे बिजनेस की निकालनी है। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट वैल्यूएशन में हमने इक्विटी ही की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि अगर हम खरीद रहे हैं किसी कंपनी को तो उस कंपनी का क्या खरीद रहे हैं?
शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हम 40% स्टेक यानी शेयर होल्डिंग का, इक्विटी का 40% खरीदने लगे हैं, तो इक्विटी की वैल्यूएशन करनी है। फ्री कैश फ्लो मेथड से इक्विटी की वैल्यू निकालने के दो रास्ते होते हैं, या तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लें और उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी तक पहुंचे, या फिर फ्री कैश फ्लो टू फर्म लें, उससे पहले वैक से डिस्काउंट करके वैल्यू ऑफ बिजनेस तक पहुंचे, फिर वैल्यू ऑफ डेट माइनस करके फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी तक पहुंचे। ये हमें सवालों से आइडिया लेना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करें, इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से सवाल करें या फ्री कैश फ्लो टू फर्म से सवाल करें। आप लोगों को अभी जितना भी सीखा है क्या फील होता है कि हमें फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के रास्ते से डायरेक्टली वैल्यू ऑफ इक्विटी तक पहुंचे, या फ्री कैश फ्लो टू फर्म के रास्ते से चले? क्यों? कैश फ्लो इस तरह के हैं, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ही तो माइनस करने का फर्क है, बाकी क्या है? डिस्काउंट रेट 16% है, ये सवाल के लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। जब मैं आपको वो कंबाइंड वैल्यूएशन और कंबाइंड बीटा इस पे लेके जाऊंगा ना अगली 2 क्लासेस के अंदर, तो फिर इस गहराई पे बात करूंगा कि अब डिस्काउंट रेट केई है कि वैक है, इस पे हम करेंगे बाद में बात, ठीक है? इस पे मैंने डिटेल डिस्कशन करनी है कि डिस्काउंट रेट केई है या वैक है, इससे फर्क पड़ा करेगा। इस सवाल को भी मैं कल वाले सवाल की तरह बगैर गहराई में जाए करवा सकता हूं, तो इसलिए यहां पे डिस्काउंट रेट पे ज्यादा बहस नहीं करते। और चलो फिर मैं ये अपना सवाल भी वापस लेता हूं कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के फ्री कैश फ्लो टू फर्म, तो वापस ले लिया सवाल। ये मैं आपको जब डिस्काउंट रेट की बहस में चला जाऊंगा फिर पूछ लूंगा, बस फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से करना सवाल, चलिए बस। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कितने कॉलम बनाए और फिर उसके बाद टर्मिनल वैल्यू लें 5, क्योंकि ये जो आपको ईयर्स बताए हुए हैं इन सब में ग्रोथ रेट बता के उसके बाद वाले ईयर्स के लिए क्या कह दिया, पॉइंट नंबर 8 कि 2020 के बाद से वो इस रेट पे ग्रो करेगा। तो एग्जामिनर चाह रहा है कि 16, 17, 18, 19, 20 के कॉलम बनाएं, उसके बाद फिर टर्मिनल वैल्यू निकालें। तो अब आप सवाल में 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं, और वैसे मेरी नसीहत ये है कि 1 2 3 4 5 जरूर लिखें, लेकिन साथ ये भी लिखें। इस तरह किसी फिगर को अगर रिलेट करके दिया कि 2018 में ये होगा, तो आपको फौरन पता चल जाए कि वो टाइम 4 की बात हो रही है। क्या हो गया? 18। तो एडवाइस मेरी ये है कि आप 1 2 3 4 5 तो लिखें, लेकिन ईयर भी मेंशन कर लें। हो सकता है किसी पॉइंट में वो ये कैलेंडर ईयर का जिक्र कर दे, तो आपको रिलेट करना आसान होगा कि 1 2 3 4 5 किसकी बात कर रहा है। रुपीज है, मिलियन है, 1000 है? मिलियन। जी जी देखें, एक्वायर करते हुए हमने किसी भी कंपनी, हम एक्वायरर हैं, हम जिस कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं, हम उसके एसेट्स खरीद रहे हैं कि उसके शेयर्स खरीद रहे हैं? उसके शेयर्स खरीद रहे हैं। उन शेयर्स, हाँ ओनर बन रहे हैं ना उसके, उन शेयर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए? अब उसी को तो मुख्तलिफ मेथड्स पड़े थे। अगर हम एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन करना चाहेंगे तो फिर एसेट्स की वैल्यू लेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू माइनस करेंगे, नेट एसेट्स इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम अर्निंग मेथड लेना चाह रहे हैं तो पैट यूज करके पी रेशियो लगा देंगे। तो हम कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस फिगर को यूज करेंगे। तो फ्री कैश फ्लो लेना चाह रहे हैं तो फिर हम फ्री कैश फ्लो यूज करेंगे। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालना है। अच्छा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। या तो 10 मिनट ले लें और अब रेवेन्यू आप ट्राई कर दें। मैं तो खरीदूंगा, रेवेन्यू ट्राई कर दें आप। अगर ये पॉइंट नंबर 1, ये मतलब सारा सवाल रेवेन्यू के कैलकुलेशन बड़ा खूबसूरत तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक 10-15 मिनट भी ले लें, अगर आप सामने बैठो को लग रहा है समझ आ रहा है, 10 मिनट में वैसे हो जाएगा अगर आप क्लिक कर गए तो ये पॉइंट 1 से लेके नीचे पॉइंट 5 तक, उसके बाद दोबारा से जो कैलकुलेशन शुरू हो रही है, इनमें से मल्टीपल चीजें रेवेन्यू के साथ लिंक्ड हैं। तो रेवेन्यू की कैलकुलेशन बहुत मजे की है, इसमें ट्राई कर दें आप। मैं तो कर ही दूंगा बोर्ड पे, आप कर दें ट्राई।
अच्छा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन नहीं देखना, मतलब जैसे कैलकुलेशन होती है करके छोड़ देना, मैं फिर वोट भी करूंगा। डन कर ली। अच्छा तेरह मिनट हो गए।
एफर्ट्स डन तो मैं करूं, चलो ठीक है करता हूं, 15 मिनट हो गए, ठीक है। सवाल की वर्डिंग पे भी गौर करें, लेकिन थोड़ा सा ना, चूंकि एक नॉर्मल ऑब्जर्वेबल बिजनेस है, कोई ऐसा स्पेशल बिजनेस नहीं है कि जिसके आपको बिजनेस प्रोसीजर करना पता हो। एक नॉर्मल सा बिजनेस है, आप कस्टमर बन के भी सोच सकते हैं, बेशक जहाज का ट्रैवल ना भी किया हो, फिर भी आप एक नॉर्मल कस्टमर बन के सोच सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू आ रहा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसको कहा हुआ है, इसी इनकम स्टेटमेंट की डिटेल ये 1 2 3 4 5 है, यानी ये जो लेटेस्ट ईयर गुजरा है, समराइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015, इसी का ही ये 1 से लेके 5 तक ब्रेकअप है। यानी ये जो पहले 5 पॉइंट हैं, ये अगले ईयर के नहीं है, ये गुजरे हुए साल की बात हो रही है। तो इस गुजरे हुए साल में टोटल 4.3 मिलियन पैसेंजर्स ने सफर किया। एक जहाज में 300 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, लेकिन खैर ऑन एन एवरेज 180 पैसेंजर्स एक जहाज में होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से और क्या पता चल सकता है? पॉइंट 1 और पॉइंट 2, नंबर ऑफ पैसेंजर्स टोटल पता चल गए, एक फ्लाइट के पैसेंजर्स पता चल गए, नंबर ऑफ फ्लाइट्स। पॉइंट नंबर 3, कुछ सरकारी लोग भी होते हैं बीच में, उनको डिस्काउंट के ऊपर हम टिकट देते हैं, और एक फ्लाइट में कितने सरकारी लोग होते हैं ऑन एन एवरेज? तो 20 लोग होते हैं। ये पॉइंट 1 2 और 3, यहां से हमें नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ फ्लाइट, इसकी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर उसके बाद नीचे जो फ्यूचर प्लान्स हैं 16 17 18 19 20, उसमें पॉइंट नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ फ्लाइट्स के बढ़ने का रेट अलग बताया हुआ है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बढ़ने का अलग बताया हुआ है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अभी नहीं, जो साल गुजरा है उसमें एक फ्लाइट में 180 लोग थे, अगले साल हो सकता है 190 हो जाए, 200 हो जाए, क्योंकि कैपेसिटी तो 300 की है। तो पर फ्लाइट नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा टिकट की महंगाई भी होगी। ये तीनों चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड है। इस टेबल में एक है नंबर ऑफ फ्लाइट्स का बढ़ना, एक जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स की तादाद बढ़ना, और टिकट का महंगा होना। ये तीनों चीजें रेवेन्यू से लिंक होंगी। ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब अगर आप वैसे इस बिजनेस को एज अ कस्टमर भी सोचें, तो जैसे किसी भी बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पर यूनिट प्राइस क्या चीज होती है? प्रोडक्ट के एक यूनिट को कितने का बेचेगा। एयरलाइंस की पर यूनिट प्राइस क्या होगी? पर टिकट। और टिकट पूरे साल का इशू होगा कि जितनी दफा मर्जी झूले ले आके हैं, एक बंदे का एक फ्लाइट का टिकट होता है। तो टोटल रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए हमें पर बंदा टिकट चाहिए, नंबर ऑफ बंदे इन अ फ्लाइट चाहिए, नंबर ऑफ फ्लाइट्स पूरे साल में चाहिए। ये तीन चीजें मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू बनेगा। एक बंदे का टिकट जो कि एक ट्रैवल एक फ्लाइट का होगा, एक फ्लाइट में बैठे हुए नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और नंबर ऑफ फ्लाइट्स। मैं इनको तीन टुकड़ों में इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि तीनों की इंक्रीज अलग अलग है। टिकट की महंगाई अलग है, एक फ्लाइट में बैठे हुए लोगों की तादाद अलग ग्रो करनी है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स अलग ग्रो करनी है। अगर नंबर ऑफ फ्लाइट्स का ताल्लुक ना बताया होता, बस वैसे ही कहा होता कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स इतना ग्रो करेंगे, तो हम सवाल 4.3 मिलियन को लेकर आगे चल पड़ते। 4.3 मिलियन क्या है? पूरे साल में जितने पैसेंजर्स थे। तो अगर सवाल में यह कहा होता कि पैसेंजर्स की तादाद इतनी बढ़नी है, तो 4.3 मिलियन को यूनिट्स क्या कि उसको यूनिट्स ग्रो करा लेते, जैसे वैसे सवालों में करते थे कि यूनिट्स की इंक्रीज भी निकालते थे और सेल प्राइस की इंक्रीज भी निकालते थे। तो अगर नंबर ऑफ फ्लाइट्स का रोला ना होता, तो हम लोग 4.3 मिलियन को टोटल यूनिट्स क्या कि उसको ग्रो करते और प्राइस महंगा करते जाते। लेकिन नंबर ऑफ फ्लाइट्स की वजह से हमें पैसेंजर्स पर फ्लाइट अलग चलाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फ्लाइट्स अलग चलानी पड़ेगी, टिकट प्राइस अलग चलानी पड़ेगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू बनेगा। ये बात ठीक है? तो मेन सवाल में तो ये प्रेजेंटेशन आ गई जिसमें हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, लेकिन चलते हैं वर्किंग में। चलिए 4.3 मिलियन में हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स वाला ग्रोथ भी डाल लें और नंबर ऑफ फ्लाइट्स वाला ग्रोथ भी डाल लें, ये भी ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डिस्काउंट चेंज हो रहा है। आप इस टेबल में आखिरी लाइन देखें, लेकिन हर साल की प्राइस अलग अलग हो रही होगी ना। और अच्छा ठीक है, हम टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स डायरेक्टली निकाल लें और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका रेशियो उसने का वही रहना है, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से काम चल लेते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और चीज जो आपको सवाल में फ्यूल बताया हुआ, फ्यूल उसका ताल्लुक नंबर ऑफ पैसेंजर से किससे होगा? उसका ताल्लुक नंबर ऑफ फ्लाइट से। तो हमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स बाहर निकालने पड़ेंगे। रेवेन्यू ठीक है, हम टोटल 4.3 मिलियन पे रेवेन्यू वो प्राइस पैसेंजर्स का ग्रोथ भी लगा लें और फ्लाइट्स का ग्रोथ भी लगा लें, लेकिन फिर भी हमें फ्लाइट्स अलग चाहिए होंगी क्योंकि फ्यूल का ताल्लुक नंबर ऑफ फ्लाइट से होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर से नहीं। अच्छा, इधर जरा मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, गंद मच जाएगा, मैं यही कर रहा हूं वर्किंग वन। ये वर्किंग वन हो रही है। तो हमने तीन चीजें चलानी है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स और टिकट। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ना 2015 की बेस पे ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे इनको ग्रो कर लेंगे। 2015 में नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितनी थी जी? 4.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 180, 23889 टोटल पैसेंजर्स, एक फ्लाइट के पैसेंजर्स।
तो हमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स मिल गई। अब हम इसको 16, 17, 18, 19, 20 में ग्रो करते जाएंगे। और क्या चाहिए? नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट। तो वो थे नॉर्मल 170 और सरकारी 20, नहीं 10 है 20, 160 और 20। और टिकट प्राइस पर पैसेंजर कैसे निकालूं? इसको किससे डिवाइड करूं? रुपीज इन मिलियन जो रेवेन्यू है उसको नंबर ऑफ, लेकिन इसके लिए 160 x प्लस 20 इंटू 0.5x। ये क्या किया मैंने? इन लोगों पे फुल प्राइस है, इन लोगों पे प्राइस का आधा है। ये पर फ्लाइट रेवेन्यू आ गया। एक फ्लाइट का रेवेन्यू ये हो गया। देखें, हम टिकट प्राइस अगर कह रहे हैं तो नॉर्मल प्राइस को प्राइस बोलेंगे ना, गवर्नमेंट वालों का डिस्काउंट माइनस कर लेंगे उसमें से। तो टिकट प्राइस अगर x है तो एक फ्लाइट का रेवेन्यू ये है और नंबर ऑफ फ्लाइट्स हो गई ये। दिस मस्ट बी इक्वल टू 4300 मिलियन। नहीं सही है? 144,342 मिलियन। यहां से x निकल आएगा, मतलब नॉर्मल टिकट प्राइस निकल आएगी कितनी? 35542। यानी ऑन एन एवरेज टिकट प्राइस पर बंदा पर सीट इतने रुपए। तो हमें 2015 की टिकट प्राइस मिल गई, नंबर ऑफ बंदे मिल गए, नंबर ऑफ फ्लाइट्स मिल गई। अब हमने इस पे महंगाई अलग लगानी है, इन पे ग्रोथ अलग लगानी है, इन पे ग्रोथ अलग निकालनी है, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू बनेगा। अच्छा, ये और भी किसी तरीके से बिल्कुल हो सकता होगा सवाल, तो मैथमेटिक्स ही है ना। तो मैं एक तरीके से कर रहा हूं, अगर किसी ने किसी और तरीके से किया हो और उसका आंसर वही निकले जो मैं सामने निकालूंगा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे होते तो दिस इंटू 0। क्या कहते हैं आप? 144 मिलियन, 144,342 मिलियन को 4.3 पे 4.3 पे करना है तो 4.3 पे कर दें, लेकिन उसमें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी मिक्स है ना। नहीं, देखें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का डिस्काउंट कल को चेंज होना है। डिस्काउंट दिया हुआ ना उस टेबल के अंदर। ये जो ग्रोथ वाला टेबल है, इसके आखिरी लाइन में क्या है? इनके डिस्काउंट्स हैं, हर साल चेंज होने हैं। पिछले साल 50% थे, लेकिन आगे वो चेंज होने हैं। तो डिस्काउंट किस पे लगेगा? नॉर्मल प्राइस पे। तो नॉर्मल प्राइस निकालेंगे तो डिस्काउंट लगाएंगे ना। तो मैंने नॉर्मल प्राइस निकाली, यानी जो ऑफिशियल प्राइस है ये मैंने वो कैलकुलेट की है, तभी तो मैं इस पे अगले ईयर में डिस्काउंट अप्लाई करूंगा। आप क्या कह रहे हैं? 20 का डिफरेंस होगा। किस चीज की वजह से? हाँ, हाँ जी, यहां तक। अच्छा, अब हम इन तीनों चीजों को ग्रो करा लेते हैं। ये 2015 सॉल्व कर लिया, अब हम इसी से आगे चल रहा हूं। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 नंबर ऑफ फ्लाइट्स।
ग्रोथ रेट चूंकि दिए हुए हैं तो हम बस इतना कह देते हैं ly इंटू 1 प्लस जी, जो दिया हुआ है तुमने हम वो लगाने लगे। तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स को ग्रो करें 16 में 2 4 8 4 5 2 7 1 3 1 2 8 4 8 8 नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट। अच्छा, चूंकि उसने कहा है कि नॉर्मल और गवर्नमेंट वालों का रेशो सेम रहेगा, इसका मतलब है कि नॉर्मल वाले भी उसी ग्रोथ रेट से ग्रो और गवर्नमेंट वाले भी उसी ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे। तो नॉर्मल और गवर्नमेंट, और इन दोनों के लिए ly इंटू 1 प्लस जी। 2016 में 160 को ग्रो कराना शुरू कर दें, गवर्नमेंट 20 को ग्रो कराना शुरू कर दें। 170 नंबर ऑफ पैसेंजर्स वाला ग्रोथ रेट लेना जी। 20 को ग्रो कराएं। 22 ये हो गए नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट और टिकट प्राइस। इसकी एक इन्फ्लेशन है या वो भी चेंज हुई है? 1.02 3697 241 तो अब रेवेन्यू के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका रेवेन्यू ये आ रहा है रेहान फ्रेम में सब, रेवेन्यू रुपीज मिलियन। अच्छा, अब ना आप अगर इसका मल्टीप्लाई करके बस आंसर लिख दें तो मेरे ख्याल में आपने जब 3 लाइनें लिखी दी हैं तो या तो ये भी ब्रैकेट में मेंशन कर दें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इतना तो एग्जामिनर उम्मीद लगाई लेगा कि पता ही है स्टूडेंट को किनको मल्टीप्लाई करना है। फिगर गलत है? नहीं, मैं बताता हूं। अब हमने करना यह है कि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, लेकिन इसको इसके डिस्काउंटिंग हाफ से नहीं, हर साल का अलग अलग डिस्काउंट है। चलिए ऐसे कर ले, वो भी ठीक है। चलिए ऐसे कर ले, बिल्कुल ठीक है। हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स पूरे ले लेते हैं
और फिर माइनस कर ले, यानी यहां फेस के ऊपर रेवेन्यू अलग लिख लेंगे, डिस्काउंट अलग लिख लेंगे, ऐसे कर लें। बिल्कुल ठीक है। मैं बहरहाल ये कह रहा हूं कि मतलब पहले साल की फिगर में जबानी बोलता हूं, ब्रैकेट में 170 प्लस 21 और 21 के साथ इनटू 0.75, नहीं पहले साल क्या डिस्काउंट है 0.65, ब्रैकेट बंद, हमने साथ अब डिस्काउंट ले लिया, इनटू ये देखिए मैंने इसमें x कॉमन ले लिया ना, ये मैं x को बाहर ले आया, पीछे रह गया नॉर्मल वाले और गवर्नमेंट इनटू नेट ऑफ डिस्काउंट। नहीं समझ आ रही? क्यों वही नहीं समझ? नहीं आया समझ? अच्छा, जिसको जो आसान लगता है वैसे कर ले। देखिए अच्छा, मैं जो जबानी बोला मैं बोलता हूं, 170 इंटू 36,253, ये ठीक है, प्लस 21 इंटू 36,253, लेकिन इतना, ये क्या किया, डिस्काउंट लेस कर लिया, ये पर फ्लाइट आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 24,845, ये साल का रेवेन्यू बना। ये कह रहा हूं मैं, नहीं बन रही बात अभी भी? नहीं, कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा करें, कैलकुलेटर पे आप ये, अब आपने ये ब्रैकेट लगा दिया ना, तो कैलकुलेटर पे आप ये कर लें, तो वो मिलियन में आ जाएगा। अच्छा, अब आप चूंकि एक्सेल पे सॉल्व कर रहे होंगे, वो जो पेपर में अवेलेबल होगा, तो आपने तो फार्मूले का लिंक लगाना है ना, तो आपने तो करना है इक्वल टू ब्रैकेट दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस इनटू 0.65, ब्रैकेट बंद इनटू दिस डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, एंटर, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपने उस फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर देना। अच्छा, जब आप कॉपी पेस्ट कर दें, हाँ कॉपी पेस्ट कर दें और वो ऊपर क्लिक करके तो एडिट हो जाएगा फार्मूला, तो हर साल पे डिस्काउंट की परसेंटेज बदल के दोबारा एंटर मार देना, क्योंकि डिस्काउंट तो हर साल चेंज हो रहा है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके यहां फैला देंगे, उसके बाद हर साल का सेल में एंटर वो कर्सर ले जाके तो डिस्काउंट की फिगर बदल देना, और हर साल का रेवेन्यू फिर चेंज हो जाएगा। तो असल में तो हमने कैलकुलेटर पे करना भी नहीं ना, असल में एक्सेल पे करना है। यार इतना मुश्किल था नहीं, जो मुझे लग रहा है कि शायद ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, ये नंबर ऑफ बंदे हैं, ये टिकट पर बंदा है, तो क्या बन गया रेवेन्यू 165,415। अब आपने अगले साल डिस्काउंट चेंज करना है, अगले साल डिस्काउंट कितना है 25% ना, तो दिस इनटू ये प्लस दिस इनटू ये इनटू 0.75 और ब्रैकेट बंद करके इनटू ये, हम्म 839, हाँ जी, नहीं यार इतना फर्क, डबल हो गया। 180 ब्रैकेट 180 इंटू ये प्लस 22 इंटू ये इंटू 0.75 ब्रैकेट बंद इंटू ये 18774 213,108, दिस इंटू ये प्लस दिस इंटू ये इंटू 0.75 और फिर ब्रैकेट बंद करके नंबर ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई। चालीस मिनट तो रेवेन्यू निकालने में हो गए, 40 मिनट हो गए मैं रेवेन्यू निकालने में। ये वाला 228,239 ये निकला है रेवेन्यू। हाँ ग्रॉस किसको करना? नहीं एक्स हम फुल प्राइस को कह रहे हैं, तभी तो उसको डिस्काउंट किया है। एक्स फुल प्राइस है तभी तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस बनाया है। नहीं ठीक है, देखिए एक्स फुल प्राइस है, इतने लोग फुल प्राइस पे कर रहे हैं, इतने लोग फुल प्राइस का हाफ पे कर रहे हैं, तो जब एक्स फुल प्राइस है तो आंसर सॉल्व होकर जो निकलेगा फुल प्राइस निकलेगा। तो हमने ये फुल प्राइस निकाली हुई है।
अच्छा, अब 40 मिनट तो उसी में लग गए, लेकिन मेन मुश्किल यही थी। 742 213 108 228 239 244 39। क्या मतलब? सोल्यूशन में बहुत फर्क है। नहीं यार, फिर आप लोगों ने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की होगी। 165 187 212 नहीं, 200-300 का फर्क है। हाँ खैर है। मैंने ना सोल्यूशन में किया हुआ है कि इनका ना डिस्काउंटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेके माइनस किया, यानी जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कांसेप्ट है ना, अगर बचपन में थोड़ा बहुत याद है तो मैंने वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन टाइप इक्विवेलेंट पेड पैसेंजर्स निकाले में, तो वो माइनस करने की वजह से 23 की बजाय हो सकता है मैंने 22 माइनस कर दिया हो। तो कुछ इस तरह से राउंडिंग ऑफ का फर्क पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, 300-400 का फर्क है, कोई मसला नहीं है। जो मैं आई कैप से एग्री कर रहा होता हूँ आई कैप वाले होते हैं, जो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ वो मेरे होते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछ लिया। मैंने अपनी बुक चैप्टर में जो सोल्यूशन डाले में ना, उसमें जिनसे मैं आई कैप के, क्योंकि पुराने सवाल में बहुत मसले होते थे, बड़े मसले होते थे, लेकिन बहुत इंप्रूव और बहुत अच्छा हो गया है बीएमडी। और सवाल को देख के मुझे लगता ये है कि अब ये पाकिस्तानी लोग नहीं बनाते, अब मुझे लगता है उन्होंने आउटसोर्स किया, मुझे लगता है, क्योंकि इतना फर्क अचानक कॉम में कैसे आ सकता है। तो सवालों का लेवल बहुत जबरदस्त हो गया है। मतलब बीएमडी का पिछली 3-4 अटेम्प्ट का पेपर दिल खुश होता है देखे कि अच्छा पेपर है। मुश्किल ये होती है कि बहुत अंग्रेजी होती है, तो पाकिस्तानी एग्जामिनर को तो इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती होगी, तो इसलिए बीएमडी का पेपर बहुत अच्छा हो गया हुआ है। लम्स वालों को इतनी कैलकुलेशन क्या पता, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं है यूनिवर्सिटी वालों को आती, तो इसलिए अब बहुत अच्छा हो गया है। पहले बड़े बड़े अजीब किस्म के सवाल होते थे, तो कुछ सवाल मैंने अमेंड किए हैं, और जो सोल्यूशन है, हाँ मैं कह ही रहा था कि अगर कोई चीता चीती है चाहे कि नहीं, मैं आईके वाला सोल्यूशन देखूंगा और देखूंगा सर ने कहां चेंज किया, नहीं मैं तो उससे एग्री करता हूं, तो मुझसे जरूर पूछ लिया करना। अगर कोई देखना चाहे, क्योंकि इंसान हो सकता है मैं कहीं पर, आपको तो मुझे भरोसा करके चलना है ना, तो हो सकता है आपको कोई लगे कि नहीं ये सही नहीं है बात, तो मुझसे पूछ लिया करना अगर कोई करना चाहे तो। क्या कर रहे थे हम? हाँ, रेवेन्यू में ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें 6-6 7-7 डिजिट्स आ रहे हैं, अगर इनमें से एक पे भी फर्क पड़ेगा तो 3 चीजें मल्टीप्लाई होने से वो 3 डिजिट्स तक फर्क ले जाएगा, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ये बताता हूं, अब जो जिन्होंने सेल्फियां लेनी है वो सेल्फियां ले लें। जी डन। अच्छा, एक कमजोर दिल इंसान का कहना है कि हम वर्किंग बंद करके थक गए हैं, तो बाकी सोल्यूशन देख लेते हैं। रेवेन्यू डन। अच्छा, अब बाकी कैश फ्लोस देखते हैं, तो जबानी बताता हूं, सोल्यूशन देख लें। इनकम स्टेटमेंट में चलें, गाइडेंस मिलेगी कि और कैश फ्लोस क्या क्या लेने हैं, तो रेवेन्यू से आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर देता हूं, बाकी जबानी बोलूंगा। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अगर कहा होता कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कंप्राइजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो बस सिर्फ वही होती, इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी है और बाकी भी कुछ होगा, और वो पॉइंट 4 में दोबारा से जिक्र आया, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्यूल। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में 2 चीजें हो गई, एक कॉस्ट ऑफ फ्यूल और नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग चीज है। देखिए पॉइंट 4 में एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों को ग्रोथ सेम रेट पे कराना था, चीजें दोनों अलग अलग हैं। तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो इनकम स्टेटमेंट में आ रही है उसके हो गए 2 टुकड़े, एक उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल है और एक कोई अदर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज होंगी। तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को तोड़ के कॉस्ट ऑफ फ्यूल और अदर सर्विसेज कह देते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्यूल आ जाते हैं वर्किंग 2 पे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसका ताल्लुक नंबर ऑफ पैसेंजर से होगा कि नंबर ऑफ फ्लाइट से? नंबर ऑफ फ्लाइट से।
और फ्यूल ने महंगा भी होना है, ये टेबल में तीसरी लाइन है वही रेवेन्यू वाली, और नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ भी लिंक होना है। तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स तो हम वर्किंग में निकाल चुके होंगे, तो अब हम वर्किंग 2 में बस ये कह देते हैं कि पहले तो 2015 का कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर फ्लाइट निकालते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक नंबर ऑफ फ्लाइट से है ना, तो पर फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल 2015 में थी कितनी? 69284 मिलियन डिवाइडेड बाय फ्लाइट्स कितनी थी? 23889। तो पर फ्लाइट फ्यूल आ जाएगा 29002447। ये पर फ्लाइट फ्यूल था 2015 में। अब इसने महंगा होना है और नंबर ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई होना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल रुपीज मिलियन 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। अगर आप कैलकुलेटर पे अलग अलग कर सकते हैं तो ठीक है। मैं एक ही लाइन में ये कैलकुलेट करवा देता हूं, यानी लास्ट ईयर फ्यूल इंटू 1.02 इंटू नंबर ऑफ फ्लाइट्स। और अगर कैलकुलेटर पे करने में मुश्किल होगी तो फिर हम एक लाइन और निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर फ्लाइट 16, 17, 18, 19, 20 के अलग अलग निकाल के, यानी ऐसे पर फ्लाइट फ्यूल अलग अलग निकाल लेते हैं, उसको फिर नंबर ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो एंड आंसर बन जाएगा 73498। अच्छा एक काम कराता हूं, अगर आपको वो आसान लगे तो ये निकाल लिया, ये फिगर लिखे इंटू 1.02 इंटू फ्लाइट ने कितना ग्रो करना है इंटू 1.04। 73,498 निकल आया ना। अब इसको अगले साल पे ले जाना है, तो इंटू 1.0 करके महंगाई 02 करके महंगाई डाल लें, इंटू 1.04 करके नंबर ऑफ फ्लाइट चेंज डाल लें 7796। अच्छा फिर से ये आंसर आ गया इंटू 1.02 इंटू 1. फ्लाइट कितनी ग्रो कर रही है? 1005। नंबर ऑफ फ्लाइट ग्रो अलग अलग कर रहा है ना। देखिए 17 का आंसर निकल आया। अब 18 तक पहुंचने के लिए इंटू 1.02 करके महंगाई डल गई, इंटू 1.05 करके नंबर ऑफ फ्लाइट्स का ग्रोथ डल गया 83503। अब 17 तक 19 तक पहुंचना है, दिस इंटू 1.02 इंटू 1.05, ये आ गया 89432 इंटू 1.02 इंटू 1.05 और चूंकि इसके बाद सेम चल रहे थे तो वो तो इक्वल 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 दबाने से ही आंसर आते जाएंगे। 73498 77967 83503 89432 95782। ठीक है। अच्छा इसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाए, आसान सी बात है। अदर सर्विसेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्होंने 8% ग्रो करना है, तो LY इंटू 1.08। अदर सर्विसेज कैसे निकली? कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में से ये फ्यूल कॉस्ट निकाल के अदर सर्विसेज आ गई 1.08, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.08, अदर इनकम रेवेन्यू के साथ चेंज होगी, तो कैसे निकालें अदर इनकम? है फ्लाइट्स वाली रेवेन्यू जितना चेंज हो रहा है, यानी नहीं इतनी डिटेल में जाने की जरूरत क्या है। अच्छा चलिए बताता हूं। 15 मई
अदर इनकम कितनी थी? 1501। 15 में रेवेन्यू कितना था? तो अदर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करूं? डिवाइड कर लें और इससे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए सिंपली ना यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। क्या था? 1501। ये 2015 की अदर इनकम थी, ये 2015 का ऑपरेटिंग रेवेन्यू था। कितना? 342। 15 का रेवेन्यू इतना था तो अदर इनकम इतनी थी। तो अगर 16 का रेवेन्यू इतना हो जाएगा तो अदर इनकम इतनी हो जाएगी। 1720 है यही है। अच्छा अब आपको देखें एक्सेल पे वो जो आपके पास वर्किंग शीट होगी उसका फार्मूला बना के देता हूं। उस पे फार्मूला ही लगाना है ना, उसका फार्मूला बताता हूं। ये निकल आया 1720। हम एग्जामिनर को सिर्फ इतना बता रहे हैं इन रेशो ऑफ, इतना कह दिया। अब आपको एक्सेल वाला फार्मूला बताता हूं। इक्वल दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। ठीक है, इक्वल ये डिवाइड बाय ये इनटू ये। इस फार्मूले को कॉपी करके यहां ले आए, वो सारे अदर इनकम आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट के बारे में कहीं कुछ चेंज तो वो हर साल वही रहेगी जितनी अभी इनकम स्टेटमेंट में आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट ले क्यों रहा हूं? क्योंकि फ्री कैश फ्लो इक्विटी ले रहे हैं। तो जो पिछले साल थी वही फिर अगले साल भी होगी, क्योंकि कुछ कहा थोड़ी है चेंज होने का। कैपेक्स बता दिया, वर्किंग कैपिटल क्लियरली बता दिया सवाल में। तो ये बन गए फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट से निकाली। ये टर्मिनल वैल्यू मुझे वैसे वर्किंग दिखानी चाहिए थी, मैंने दिखाई नहीं। 13240 आखिरी वाला 1 प्लस ग्रोथ रेट 5% डिवाइडेड बाय 16% माइनस 5%। ये टर्मिनल वैल्यू निकली है। और उसके बाद हम कैश फ्लोज की पीवी निकालेंगे तो वो वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड एल की निकलेगी। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में क्या पूछा? 40% के लिए हमें कितना कोट करें, तो उसका 40% लेके आंसर आ जाएगा। तो भारी सवाल हो गया। मैं तो अगली क्लास में भारी सवाल ही सोचा हुआ है। चलें देखता हूं, कुछ हल्का कराने की कोशिश करता हूं। लेकिन वैल्यूएशन में ही भारी सवाल क्या करूं फिर? चलें देखता हूं जी। सवाल डन। चलें ठीक है, 52 लेक्चर डन।